नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव का नतीजा जो है 3 दिसंबर को आने वाला है, पर आज महा एग्जिट पोल का नतीजा जो है हमारे सामने आ चुका है। हर तरफ अनुमान लगाया जा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा, कांग्रेस जीतेगी या भाजपा कांग्रेस को पछाड़ देगा। 5 राज्यों का ये टॉप आंकड़ा हमारे पास है और हमारे साथ है ब्रजेश गौरव, जो किसकी सरकार बनेगी इस पर अपना राय देंगे। ब्रजेश, क्या लगता है आपको? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस लायक समझा कि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। आप सभी ने जाना है कि आज 5 राज्यों का एग्जिट पोल आ गया, क्योंकि आज आखिरी बार तेलंगाना में वोटिंग हो रहा था। 5 बजे वहाँ वोटिंग समाप्त हुई। उसके बाद देश के तमाम चैनलों ने, तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपना रिपोर्ट जारी किया है, जिसके बाद उन्होंने बताया है कि क्या एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि नतीजे अभी 3 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक मोटा मोटी आंकड़ा आ गया है कि आखिर अगर वो उन सर्वे एजेंसियों का आंकड़ा होता है तो सफल हो जाता है तो क्या होगा नज़ारा। तो नज़ारा कुल मिलाकर ये होगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट्स में अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि किसी ना किसी चैनल के किसी सर्वे एजेंसी के रिपोर्ट में ये भी है कि कांग्रेस किसी स्टेट में अपना पारंपरिक सीट खो भी रही है। खैर, हम एक एक करके जैसे बात जैसे करेंगे। ब्रजेश, हम बात करते हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जो एक टॉप का जो आंकड़ा है, तो बीजेपी का 36 से 48 आंकड़ा निकला है और कांग्रेस का 40 से 50 के बीच में, और अन्य जो है 1 से 5। क्या छत्तीसगढ़ के बारे में क्या लगता है आपको ब्रजेश? देखिए, छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीट्स हैं। वहाँ दो तीन तरह की राजनीति होती है। एक नॉर्थ जोन है, जो इधर का नीचे का पोर्शन है, जो झारखंड इलाकों से जड़ा हुआ है जी। और एक साउथ जोन है, जो जगदलपुर और बस्तर से के इलाके, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और एक मध्य जोन आता है, जो रायपुर और उसके अगल बगल के जो ज़िले हैं उनसे आते हैं। तीनों जिलों में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना प्रदर्शन फिर से अच्छा करते हुए नजर आ रही है। सीटों की बात करें तो वो बहुमत का आंकड़ा छू रही है, जबकि 40 से जो 50 सीटें एक्सिस माई इंडिया ने दिए हैं। मैट्रिक ने 44 से 52 सीटें कांग्रेस को दी हैं, वहीं भाजपा को 36 से 42 सीटें दी हैं। जी जी। सी वोटर, जो कि एबीपी सी वोटर देश का सबसे बड़ा चैनल है, उसका आंकड़ा है कि भाजपा को छत्तीसगढ़ में 36 से 48 सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस को 41 से 53 सीटें। मतलब साफ है, 45 जो 46 का जादुई आंकड़ा है, कांग्रेस इस बार फिर से ये आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। मतलब बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से वापसी करते हुए नजर आ रही है। कुल कुल कितने सीटों का आपको अनुमान लग रहा है बघेल सरकार का? देखिए, किसी चैनल में कहा गया है कि 60 सीटें, 57 सीटें। जी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हम 60 प्लस रहेंगे। जी। मेजोरिटी ही नहीं, हम मतलब अखंड बहुमत के साथ जीतेंगे, 60 सीटें लाएंगे। 90 में 60 सीटें एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। खैर, अब तो 3 तारीख को ये नतीजे आएंगे, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में 60 सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि भाजपा सरकार ने 200 अपने प्रतिनिधियों की फौज जो है वो वहाँ छत्तीसगढ़ में उतारी थी। वही हाल राजस्थान में भी देखने को मिला था। राजस्थान में आपने देखा था कि केंद्र के नेताओं को विधानसभा लड़ाया गया था। राजस्थान का एक बार आंकड़ा हम आपको बता दें। राजस्थान का जो आंकड़ा राजस्थान है, में राजस्थान का एक टॉप आंकड़ा जो एक्सिस माई इंडिया ने जारी किया है, वो है 87 से 105, और कांग्रेस का भाजपा का था ये 87 से 105, और कांग्रेस जो है 127 से लेकर 135, और अन्य जो है 8 से 15। मेट्राइज का ये आंकड़ा जो है, ये भी भाजपा का 87 से 105 है, कांग्रेस का 127 से 35। मतलब मिला जुला के तीनों एजेंसियों का मतलब सेम साफ है। हाँ। जैसे 101 का आंकड़ा छूना है, 101 का जादुई आंकड़ा छूना है, और कांग्रेस को राजस्थान में अपनी सरकार बनानी है। जी इन जो एजेंसियों ने जो अपना रिपोर्ट जारी किया है, उसमें मिनिमम ही वो आंकड़ा जो है वो मतलब बहुमत के पार है। 127 हर जगह 127 का आंकड़ा, चाहे वो सी वोटर हो, चाहे एक्सिस माई इंडिया हो, चाहे जो भी हो। मतलब एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा, क्योंकि आज तक राजस्थान में ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई भी सरकार दोबारा रिपीट करे। हालांकि कुछ चैनल्स ने दिखाया है कि वो राजस्थान में भाजपा आ रही है, कांग्रेस हार रही है, लेकिन मैक्सिमम चैनल्स, जो मैक्सिमम सर्वे एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार इस बार फिर से वहाँ राजस्थान में सरकार में आने वाली है। तो क्या ये पहली बार हुआ कि जब कोई सरकार वहां पे दोबारा आएगी, बिल्कुल। है ना? आज तक के गहलोत इतिहास सरकार। में 200 सीटों वाले राज्य में 199 पूरी सीटें हैं राजस्थान में। जी और एक बड़ा राज्य है जो यहाँ नॉर्थ में दिल्ली से सटता है, वेस्ट में गुजरात से सटता है, सटा हुआ इलाका है, वो स्टेट एक बार फिर मतलब इस बार जो है वो इतिहास बनाने जा रहा है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है शुरुआत से, चाहे वो वसुंधरा राजे की सरकार हो, अशोक गहलोत उससे पहले भी एक बार रहे हैं,
कभी भी कोई भी सरकार 5 वर्ष के बाद दोबारा रिपीट नहीं करेगी। अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये चमत्कार होगा कि और एक नया इतिहास लिखा जाएगा भारतीय राजनीति में कि राजस्थान में किसी पार्टी ने दोबारा अपनी सरकार बनाई हो। क्योंकि कहा भी जा रहा था कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का बीच का जो मतभेद है वो सामने आएगा, उससे भाजपा को लाभ मिलेगा, लेकिन इस आंकड़ों से कहीं वो विवाद जो है बीच में आड़े आते नहीं दिख रहा है। क्योंकि बाद में हमने देखा था राहुल जी ने भी एक सफल बात एयरपोर्ट पर प्रचार के दौरान गए थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं आपको अलग दिख रहे होंगे लेकिन अंदर से सब एक हैं। शायद वो उसका नतीजा है कि अंदर से सब एक ही दिख रहे थे। तो आंकड़ों के मुताबिक जो है राजस्थान में गहलोत सरकार साफ तौर पर विजेता है। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का जो टॉप आंकड़ा निकला है वो है भाजपा का 106 से 116, कांग्रेस 111 से 121। तो ब्रजेश क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में दो चरणों में चुनाव हुआ था? 2 चरणों में चुनाव हुआ था। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट है, क्योंकि 230 सीटों, इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा स्टेट था, सबसे बड़ा सीट वाला स्टेट था, 230 सीटें। लेकिन अब तक जो आंकड़े निकल के आए हैं, किसी ने 111 कांग्रेस को दिया है, किसी ने 116 बीजेपी को दिया है, किसी ने 157 भी भाजपा को दिया है। मतलब मामा की सरकार की वापसी की है। कह रहे हैं कि लाडली बहना वाला स्कीम जो है वो काम कर गया है। लेकिन हालांकि किसी सर्वे एजेंसी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि लाडली बहना योजना जो है वो कितना कारगर हुआ है। खैर ये तो 3 दिनों की बात है, 3 दिनों तक सबकी नींदें उड़ी रहेंगी कि आखिर एक्चुअल में होगा क्या। लेकिन अगर 120, 111, 110 का आंकड़ा रहता है कांग्रेस के पास, सेम आंकड़ा भाजपा के पास, चूंकि लड़ाई बहुत टक्कर की है, क्योंकि हमने देखा था 2018 में भाजपा ने कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाया था। बाद में फिर सिंधिया इधर उधर पलटवार कर गए, कमलनाथ की सरकार गिर गई, शिवराज सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अगर इस बार भाजपा वहाँ रिपीट कर जाती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि कमलनाथ से लोग जो है वो उब चुके थे, या उनके बेटे, जिसे वो कहा जा रहा था कि भाजपा ने एक चुनाव के दौरान एक शगुफा छोड़ा था कि कांग्रेस में अब कमलनाथ और दिग्विजय नहीं तय करते हैं, कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ और दिग्विजय के बेटे ये सीटें तय कर रहे हैं। खैर वो सीटें क्या तय हुई थी, कितने में तय हुई थी, ये तो पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन अगर ये चीज़ें आंकड़ा अगर तब्दील हो जाता है, अगर हम 120 कांग्रेस लेके भी आती है तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मिनिमम जो है वो 111 है और हमको जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए चाहिए 116 सीट। वो 116 सीट किसी के पास नहीं आते दिख रहा है। अगर वो 116 सीट किसी के पास नहीं आ रहा तो फिर निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ निर्दलियों की चांदी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब निर्दलीय सरकार को समर्थन देकर सरकार में शामिल होते हैं तो वो बड़े बड़े मंत्री पद का डिमांड करते हैं। मजबूरन सरकार को वो मंत्री पद देना भी पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। खैर अभी तो किसको जरूरत आपको लग रही है कि ये भाजपा या कांग्रेस को, इन दोनों में से किसको जो है निर्दलीय का सहारा लेना पड़ेगा? बड़ा पार्टी बन के उभरेगा वो चाहेगा कि हम निर्दलियों का सहयोग लेके वहाँ सरकार बना ले। लेकिन अब तो एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि भाजपा के लोग, भाजपा के प्रवक्ता अभी भी कह रहे हैं कि नहीं मध्य प्रदेश में तो हम सरकार बना ही रहे हैं और जगहों पर भी बना रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं ने टीवी पे कहना शुरू कर दिया कि नहीं हम छत्तीसगढ़ में भी बनाएंगे, हम राजस्थान में भी बना रहे हैं, हम तेलंगाना में। तो खैर वो उस तरह का लड़ाई ही नहीं था, तेलंगाना में स्टेट का लड़ाई था, वहाँ कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं था, वहाँ BRS बनाम ऑल था। तो वहाँ क्या होगा वो आप तो 3 तारीख को आएगा। लेकिन वहाँ भी एक चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप देखिएगा कि तेलंगाना में भी इस बार BRS हारती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना का एक बार ब्रजेश आप हमारे लिए आंकड़ा पढ़ दें। तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी वहाँ सरकार में BRS है। KCR वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हाल ही में एक वीडियो भी उनके बेटे का आया था कि चुनाव प्रचार के दौरान बेचारे गाड़ी से गिर गए थे। क्या वो गाड़ी से गिरना सीटों में गिरना तब्दील हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। 119 सीटें हैं टोटल वहाँ। इसके लिए वहाँ 60 सीटों का लगभग वो चाहिए, मार्जिन चाहिए, जो कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि दक्षिण भारत की राजनीति कुछ अलग ही होती है, क्योंकि उत्तर भारत में भाजपा अपने मिशन में सक्सेस हो भी जाती है, हिंदुत्व का कार्ड खेल के या राम मंदिर या जो भी। लेकिन साउथ में ये सब चीजें चलती नहीं है। हाँ, साउथ में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का हमेशा कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस का रहा। एक जमाना था कम्युनिस्ट का भी वहाँ सरकार रही है केरल में, और इस क्षेत्रीय पार्टियों का वहाँ काफ़ी दबदबा रहता है। चाहे आप आंध्र प्रदेश देखिए, जब आंध्र प्रदेश एक था तब भी वहाँ अलग से दबदबा था क्षेत्रीय पार्टियों का।
आंध्र प्रदेश जब बटा, आंध्रा हो गया और तेलंगाना हो गया, फिर भी वहाँ अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का ही दबदबा रहा। लेकिन इस बार कर्नाटका के बाद, कर्नाटका में भी पहले देखिए चुनाव से पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई भारत जोड़ो यात्रा के बाद। उसके बाद साउथ में भी कांग्रेस का दबदबा बढ़ गया है और इस बार फिर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को पछाड़ते हुए आगे अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। खैर, ये बढ़त कितना कारगर होगा ये 3 तारीख को पता चलेगा। हम अगले स्टेट की ओर बढ़ेंगे, मिजोरम की बात करेंगे अब हम। मिजोरम का जो है, मिजोरम में ना भाजपा दिख रही है ना कांग्रेस दिख रही है, क्योंकि मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का वो राज्य है जहाँ हमेशा से वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहता है। क्योंकि वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियाँ, वहाँ का राजनीति कुछ और है। वहाँ लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। वहाँ आदिवासी बनाम ऊपरी जाति समीकरण, वहाँ के लोकल पार्टियों ही। एक बार मिजोरम का टॉप का आंकड़ा बता दें हमें। मिजोरम में टॉप का आंकड़ा जो है वो MNF वहाँ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 40 का आंकड़ा सीट है टोटल। MNF को 14 से 18 सीट मिला और वहीं JDPS को 12 से 16 सीट। कांग्रेस 8 से 10 सीटों पे है। यहाँ भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। दरअसल 21 सीटें चाहिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए मिजोरम में। किसी के पास वो जादुई आंकड़ा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि MNF या JDPS कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं। भाजपा वहाँ कहीं नहीं है। 0 से 2 सीटें वहाँ भाजपा को मिलती हुई। MNF का भी अगर यहाँ पे टॉप का मैक्सिमम का आंकड़ा देखें तो वो 18 ही है। हाँ, वो 21 चाहिए, वो 18 है, तो वो कह सकते हैं कि वहाँ भी कोई सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ रही है। खैर, अब हम कुछ मुद्दों पे बात करना चाहेंगे। हाँ जी, हम चाहते भी हैं ब्रजेश की एक बार आप हमें वो कांग्रेस का जो इस बार का मैनिफेस्टो रहा है उस पर सबका क्योंकि देखिए भाजपा ने भी अपना एक अच्छा मैनिफेस्टो जारी किया है। खैर, भाजपा का एक सबसे बड़ा मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा जो नारा था वो राम मंदिर था। जो कि बन रहा है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी है। कहीं ना कहीं मोदी जी भी उसका निमंत्रण सबको दे रहे थे कि, और अमित शाह तो दिवाली 3 मना रहे थे एक जगह छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में कि एक चुनाव के काउंटिंग के दिन दिवाली मनेगा, एक राम मंदिर का जिस दिन वो होगा, एक जो दिवाली का एक्चुअल डेट है वहाँ मनेगा। अब किसकी दिवाली मनेगी वो तो समय बताएगा। बाकी लोगों ने तो अपनी दिवाली 19 नवंबर को मना लिया है। लेकिन वहाँ के सरकार किसकी बनेगी, किस सरकार की दिवाली मनेगी, वो तो 3 तारीख को साफ। क्या अमित शाह के लिए एक चौथी दिवाली का उनको मौका मिलेगा 3 दिसंबर को? क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार तो नहीं लग रहा है कि चौथी दिवाली। खैर, राम मंदिर बनना अलग मुद्दा है। राम मंदिर बने, उसका प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, वो लोग जा भी रहे हैं, उसमें भी राजनीति हो रहा है। खैर, हम अभी उस पर बात करने के मूड में नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुआ क्या था, हम छत्तीसगढ़ से शुरुआत करें। क्योंकि छत्तीसगढ़ की लड़ाई जो है ना वो भूपेश बघेल वर्सेज ऑल हो गई थी। जाहिर सी बात है, केंद्रीय राजनीति वहाँ कांग्रेस की केंद्रीय जो नेतृत्व है वो थोड़ा कम सक्रिय रही है। लेकिन वहाँ लड़ाई जो है 1 मैन आर्मी की रही है, भूपेश बघेल वर्सेज BJP जी। क्योंकि वहाँ चेहरा भी सिर्फ भूपेश बघेल को ही बनाया गया। TS सिंहदेव चुनाव से थोड़े दिन पहले आए थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया भी गया था। नॉर्थ रीजन में कहा जाता है कि उनका दबदबा भी है और नॉर्थ रीजन में कहीं कहीं देखने को मिला है कि वोट परसेंटेज शायद कांग्रेस को थोड़ा सा कम हुआ है। खैर, लेकिन सीटों में वो फर्क दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जादुई आंकड़ा पार कर लेगी। दरअसल वहाँ हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़कें, आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी जो चीज़ें भूपेश बघेल ने वहाँ की हैं वो शायद उनका काम कर गया। क्योंकि वहाँ हमने देखा है ग्राउंड स्तर पर कि वहाँ जो सरकारी अस्पताल हैं मतलब बहुत ही अच्छे, एक तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अस्पताल के लेके वो करते हैं, लेकिन उसका प्रचार हो सकता है कि भूपेश बघेल ने थोड़ा कम किया हो। लेकिन वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब जो जिला लेवल का है, बाकी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का तो नहीं पता चूँकि हम लोग उतना गए नहीं हैं। लेकिन जिला मतलब कह सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल ने जो एक अस्पतालों मॉडल में काम किया है, मॉडल स्वास्थ्य मॉडल, वही उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने एक मॉडल स्थापित किया है। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बघेल सरकार पंचायत लगा रहे थे, बच्चों से पूछ रहे थे कि तोरा का चाहिए छत्तीसगढ़िया भाषा में। तो किसी ने काका से मेडिकल कॉलेज की सीटें मांगी, तो किसी ने पुलिस भर्ती मांगा, कुछ जगह पर पेट्रोल भी है। एक मुद्दा आया था वो महादेव बैटिंग ऐप का, उसका ऑनर ने वो वीडियो भी जारी किया था कि हमने 500 करोड़ या कुछ दिया उनसे वहाँ से भागने के लिए, वहाँ से बचने। खैर, ये सब मुद्दे चुनाव में काम नहीं आए और भाजपा छत्तीसगढ़ में हारती हुई नज़र आ रही है। खैर, चुनाव का नतीजा 3 तारीख को आएगा, तो देखेंगे कि 3 तारीख को होता क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुआ क्या था, कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी बनाया था
उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर काम करना शुरू किया, काम की बात की। क्योंकि राहुल गांधी का आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा था कि ओबीसी कौन है, जातीय जनगणना और जो योजनाएं हैं, जैसे 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसान का कर्ज माफ़ करने का घोषणा किया था, 23 में भी उसको रिपीट किया कि किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। और कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जाएगी, सरकार खरीदेगी प्रति एकड़ पर 20 क्विंटल जो धान है, जो कि छत्तीसगढ़ धान के लिए माना जाता है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती बहुत अच्छी खासी होती है। पहले वो 15 क्विंटल सरकार खरीदती थी प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन उसका आंकड़ा बढ़ा दिया गया है, 20 क्विंटल खरीदेगी। सबसे अहम मुद्दा कर्नाटक चुनाव से ही रहा है बिजली, क्योंकि आपने देखा है दिल्ली से लेकर साउथ के एज तक बिजली का जो मुद्दा है वो इस बार हर जगह रहा है। इवन भाजपा ने भी अनाउंस किया था तेलंगाना में, कर्नाटक चुनाव में भी सबने अपने अपने तरीके से, किसी ने और ये कांग्रेस ने भी सुनिश्चित किया कि ये उनके मैनिफेस्टो में पूरा लिखित रूप से मैनिफेस्टो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के जो चुनाव अभियान कमेटी है, जो सीईसी उसका होता है, उन्होंने कहा था कि हम जहाँ भी हमारी सरकार बनेगी हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और वो क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद वो लोग कर्ज माफ़ करने का तो था ही, गैस सिलेंडर की सब्सिडी पे बात आती थी, क्योंकि अभी गैस सिलेंडर का क्या भाव है किसी से छुपा नहीं है, 1000 से पार उसका आंकड़ा है। कांग्रेस ने कहा था कि हम उसको 500 रुपये में, घरेलू गैस सिलेंडर, कमर्शियल नहीं, कमर्शियल में, ठीक है। आमतौर पर देखा जाता है कि कमर्शियल का तो बहुत कम ही यूज़ है, चूँकि वो तो इंडस्ट्री के यूज़ के लिए है। घरेलू जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों के घरों में सिलेंडर का ज़्यादा, तो घरेलू गैस का ज़्यादा यूज़। आप समझिए कि जो आदमी 1200 का सिलेंडर खरीद रहा है उसको 500 में मिलेगा, तो वोट दूसरे को क्यों देगा? जी बिल्कुल। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे राजस्थान में भी उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान में सबसे मस्त वो मतलब एक हास्यास्पद योजना उन्होंने वादा किया था कि कांग्रेस सरकार बनने पर 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदेगी। खैर इसका अपना साइंटिफिक रीज़न है, उस गोबर का वो प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के साइंस में जो आयुर्वेद और नेचुरल चीज़ों पर बनी हुई हैं। गोबर गैस बनता है, दवाइयों में इस्तेमाल हो जाता है। लैपटॉप दिया जाएगा राजस्थान में। खैर अभी राजस्थान के आंकड़े थोड़ा उलट पलट के हैं, अभी किसी ने कहा बहुत जगह कोई भी चैनल बहुत फुल मेजोरिटी किसी को नहीं दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस का वादा था कि वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लैपटॉप या टैबलेट देगी और 500 रुपये गैस सिलेंडर, मतलब छत्तीसगढ़ में 500 रुपये का देंगे और राजस्थान में भी। उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस ने अनाउंस किया कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर राजस्थान के जनता को देंगे, भाजपा ने कहा कि हम 450 में ही देंगे। यहाँ पे बार्गेनिंग चल रहा था। आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब आप 450 में राजस्थान को दे सकते हैं तो आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आप 400 में क्यों नहीं कर देते हैं? आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में फुल मेजोरिटी की है, आप अन्य भी राज्यों में फुल मेजोरिटी में सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ये तो फिर साफ झलकता है कि भाई मतलब सिर्फ चुनाव जीतने का एक सगुफा था। अगर 400 कांग्रेस अगर 400 कहती तो 450 कहती तो भाजपा शायद 400 पे आ जाती। और कांग्रेस ने एक बात कही थी कि हर घर के हर महिला मुखिया को 10,000 रुपये देने की बात कही है, परिवार की महिला मुखिया हर साल, मतलब एक सहायता राशि। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली योजना में कुछ शिवराज सिंह ने कहा है कि 1000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा, उसी का एक प्रारूप मान लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सबसे बड़ा फैक्टर जो चुनाव में उठ रहा है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं दिल्ली से लेके हर स्टेट के राजधानी तक जो पुराने रिटायर्ड कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर वो धरने पे भी बैठते हैं, आए दिन जंतर मंतर पर धरना होता रहता है। कांग्रेस ने हिमाचल में वो चीज़ें अनाउंस की थी, अब लागू हो रहा है धीरे धीरे, अब कितना जल्दी हो जाएगा देखना होगा। कांग्रेस ने राजस्थान में भी ये कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। गहलोत सरकार ओपीएस लागू, क्या कह सकते हैं कि ये इस अहम मुद्दे पर बीजेपी ने काम नहीं किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से उनको ये जो चुनाव में इस बार मात मिल सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम की जहाँ तक बात है दीदार, ओल्ड पेंशन स्कीम भाजपा के ही सरकार में हटाया गया था केंद्रीय स्तर पर। कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस ने हिमाचल में भी कहा, राजस्थान में अशोक गहलोत ने पिछले अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव से थोड़े दिन पहले ओपीएस लागू किया था वहाँ। तो अब देखने वाला बात है कि क्या आने वाले चुनाव में, क्योंकि अभी लोकसभा तत्काल 4-5 महीने के अंतराल पे है और कहा जाता है कि ये 5 राज्य जो हैं वो लोकसभा के सेमीफाइनल कहे जाते हैं, फाइनल लोकसभा है,
खैर, स्टेट का अलग पॉलिटिक्स है और सेंटर का अलग है, लेकिन politics ये सेमीफाइनल अगर भाजपा हार जाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि वोट परसेंटेज में अंतर होगा, सीटों में बदलाव देखने को बदलाव मिलेगा। देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि इस बार राजस्थान में भाजपा इस तरह से मतलब व्याकुल थी सीटों के लिए, सरकार में वापसी के लिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिया, कैलाश विजयवर्गीय को, राज्यवर्धन सिंह राठौर को, वो मंत्री हैं, उनको विधायकी लड़ा रहे हैं। मतलब केंद्रीय मंत्रियों से विधायकी लड़ा राजनीतिक रहे थे। विशेषज्ञों का कहना था कि मतलब वो एक तरह से शगुफा है कि जैसे मान लो राज्यवर्धन सिंह राठौर समाज से आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय का एक अपना समाज है, मतलब उन्होंने उसमें रखा, पेंच फंसाए रखा है कि नहीं, हो सकता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, हो सकता है कि विजयवर्गीय को बना दिया जाएगा, हो सकता है कि फिर वो सिंधिया के जो वसुंधरा राजे वाला जो सिस्टम है वो उनके अगड़े पिछड़े को, ये चीज़ें अगर साफ नहीं होती हैं तो फिर क्या होगा उन केंद्रीय मंत्रियों का, और क्या भाजपा की छवि पर इसका क्या इफेक्ट होगा, ये तो देखने के लिए अभी बचा है। अभी 3 तारीख को हम सब देखेंगे। खैर, इन सब मुद्दों के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा था भाजपा का हिंदुत्व। सारे चीज़ें, योजनाएं छोड़ दीजिए, योजनाएं चूँकि हर चुनाव में, हर स्टेट में हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से वादे करती है, वादों पर ही चुनाव लड़ा जाता है। अब जनता जिसके वादे को पसंद कर लेती है उसकी सरकार बना दी जाती है। लेकिन क्या इन सारे तमाम वादों के बावजूद 200 प्रतिनिधियों की फौज एक स्टेट में उतारने के बावजूद भी अगर भाजपा सरकार में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जो फाइनल कहा जाता है, उसमें क्या सीटों में फ़र्क पड़ सकता है, ये तो समय ही बता पाएगा। लेकिन हम भी कह सकते हैं कि चूँकि अक्सर देखा जाता है कि सेमीफाइनल में जो चीज़ें, जो वोट परसेंटेज, जो वादे पे जो लोग खड़े नहीं होते हैं, वो कैसे आप मान लेंगे कि वो लोकसभा चुनाव में आपका साथ दे देंगे जी। क्या जो लोग 2023 के सेमीफाइनल में आपको हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट नहीं दे रहे हैं, क्या वो 2024 में उसी मुद्दे पर आपको वोट दे देंगे? खैर, अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की चांदी है, वो लोग चौड़े होकर चैनलों पर बोल रहे हैं कि वो धर्म के ठेकेदारों से पे जीतेंगे, और हिंदुत्व का तो यानी कि सहारा नहीं मिल पाया भाजपा को। जाहिर सी बात है, ये देखता हुआ नज़र आ रहा है कि चूँकि आप कितना भी हिंदुत्व, चूँकि हर जगह मोदी जी तेलंगाना में हिंदुत्व का राग अलाप रहे थे, राम मंदिर का, अमित शाह का एक चुनाव प्रचार में अमित शाह जी कह रहे थे कि राहुल बाबा ने हमको 5 साल तक वो किया कि मंदिर नहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मैं तारीख बताने आया हूँ। लेकिन वो तारीख बताना शायद कहीं वोटों में तब्दील होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। खैर, इन सब चीज़ों के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम 3 तारीख को फिर एक बार आप सभी से रूबरू होंगे आंकड़ों के साथ, और सबसे फास्ट आंकड़ों के साथ कि किस स्टेट में किसकी कितनी सीटें आ रही हैं और कब तक किसकी सरकार वहां बन पाएगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।